नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। विजय चौधरी। अपन आने वाले दिनों में एनकाउंटर सीरीज के तहत राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे और राजस्थान भूगोल में आज अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान की सामान्य स्थिति के बारे में। और उसमें भी सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का निर्माण कैसे, और उसके बाद धीरे धीरे आने वाले समय में अपन और भी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के द्वारा खूब सारे मत दिए जाते हैं और उन सब मतों में एक सर्वमान्य मत निकल कर आता है, जिस मत का नाम है वैगनर के द्वारा दिया जाता है राजस्थान या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मनी के विद्वान अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा एक विचार दिया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में किसने विचार दिया? जर्मनी के विद्वान अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा यह माना गया कि पृथ्वी एक गोला थी। उनके द्वारा क्या माना गया? संपूर्ण पृथ्वी एक गोला थी और समय के साथ इसका डिवाइडेशन होता है और इस डिवाइडेशन को दो भागों में बांट दिया जाता है अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। और एक भाग का नाम उनके द्वारा दिया जाता है पेंजिया और दूसरे का नाम दिया जाता है पैंथालासा। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? एक का नाम पेंजिया और दूसरे का नाम पैंथालासा। पेंजिया जो वर्तमान में संदर्भ में अगर बात करें तो पेंजिया को तो वर्तमान संदर्भ में बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं दोस्तों? महाद्वीप। और ये संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थित है। अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार दिया? उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी एक गोला थी और समय के साथ इसका डिवाइडेशन होता है। डिवाइडेशन होके इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग का नाम पेंजिया दिया जाता है, जिसको वर्तमान संदर्भ में महाद्वीप कहते हैं। यह संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थित है। कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? 29% भाग पर स्थित है। और दूसरे भाग का नाम पैंथालासा दिया जाता है वैगनर के द्वारा। और इनको वर्तमान संदर्भ में अगर अपन बात करें तो इनको वर्तमान संदर्भ बोलते हैं महासागर। और ये दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर स्थित है। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर क्या स्थित है दोस्तों? महासागर स्थित है। और जो महाद्वीप है वो संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थित है। ये बात करी थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। और उसके बाद में धीरे धीरे अल्फ्रेड वैगनर ने पेंजिया के भी आगे जाके डिवाइडेशन किया। तो पेंजिया का डिवाइडेशन होता है भी दो भागों में। पेंजिया का डिवाइडेशन कितने भागों में होता है दोस्तों? दो भागों में। और इनके भी एक पार्ट का नाम है उत्तरी भाग और दूसरे भाग का नाम क्या है दोस्तों? दक्षिणी भाग। पेंजिया का डिवाइडेशन उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। और उत्तरी भाग की अगर अपन बात करें तो उन वैगनर के द्वारा ये नाम दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया दोस्तों? अंगारा लैंड। और जो नीचे का दक्षिणी भाग था उसका नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया गया दोस्तों? गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में एक भूसनंती का निर्माण होता है, ये भी वैगनर के द्वारा बताया गया। और इस भूसनंती का नाम था क्या? टेथिस सागर। तो अपन ने दोस्तों ये समझा कि पढ़ना तो था राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजस्थान की उत्पत्ति को समझने से पहले अपने को ये समझना पड़ता था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अपन ने ये सब समझा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग विचार दिए गए और उन सब विचारों में से एक सर्वमान्य विचार निकल कर आया। और उस विचार को देने वाले विद्वान थे जर्मनी के अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने यह माना कि पृथ्वी एक गोला थी और समय के साथ पृथ्वी का डिवाइडेशन होता है। फर्स्ट जो भाग है उसको पेंजिया नाम दिया और दूसरे भाग का नाम दिया पैंथालासा। पेंजिया जो है पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो ये 29% भाग पर स्थित है। और पेंजिया जो वर्तमान संदर्भ में बात करें तो पेंजिया को अपन महाद्वीप कहते हैं। और जो पैंथालासा है ये संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर स्थित है। और वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो पैंथालासा को महासागर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपन थोड़ा सा शॉर्ट परिभाषा के संदर्भ में अगर बात करें तो थोड़ी सी इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछ ले कि पेंजिया क्या है तो अपन आप एक परिभाषा के रूप में ये बता सकते हैं, महाद्वीप
महाद्वीपों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है दोस्तों? पैंजिया। और महासागरों का जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है दोस्तों? महासागरों का संयुक्त रूप पैंथालासा कहलाता है। और बाद में समय के साथ वैगनर के द्वारा ये भी बताया गया पैंजिया का आगे जाके विभाजन होता है, और उनके द्वारा पैंजिया के विभाजन के संदर्भ में ये बात करी कि पैंजिया का विभाजन भी दो भागों में होता है। उत्तरी भाग का नाम अंगारालैंड दिया, और दूसरा जो भाग है जिसको दक्षिणी भाग कहा जाता है, और दक्षिणी भाग का नाम दिया गोंडवानालैंड। और उसके बाद में ये बताया कि अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के बीच में एक जो भू सन्नति का निर्माण होता है, और इस भू सन्नति का नाम क्या दोस्तों? टेथिस सागर। इतना पढ़ने के बाद आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि भी राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण में इनका क्या योगदान है, कितना योगदान है, और किस किस प्रकार से है। कितना योगदान है, किस प्रकार से योगदान है, ये समझेंगे। तो अपन ने दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर ली, और अब अपन ये समझेंगे कि भी राजस्थान का निर्माण है, राजस्थान के निर्माण में गोंडवानालैंड का या अंगारालैंड का या टेथिस सागर का किस प्रकार योगदान है और कितना योगदान है, ये अपन बात करेंगे। तो राजस्थान के निर्माण के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो राजस्थान का निर्माण गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड और टेथिस सागर से मिलकर हुआ है। राजस्थान के निर्माण में एक बार अपन अच्छे से जान लें, राजस्थान के निर्माण में अंगारालैंड का कोई किसी प्रकार से योगदान नहीं है। तो राजस्थान के निर्माण में किन किन का योगदान है? एक तो है गोंडवानालैंड का और दूसरा टेथिस सागर का। गोंडवानालैंड से राजस्थान के दो भौतिक स्थलों का निर्माण होता है। एक का नाम है अरावली। एक का नाम क्या दोस्तों? अरावली। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली, इसका निर्माण गोंडवानालैंड से ही होता है। और दूसरा राजस्थान का भौतिक प्रदेश जिसका नाम है हाड़ौती, इसका निर्माण भी दोस्तों गोंडवानालैंड से ही होता है। और उसके बाद में बात करें टेथिस सागर से राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है, तो दोस्तों एक होता है मरुस्थल। मरुस्थल का निर्माण भी टेथिस सागर से होता है। और उसके बाद में लास्ट में अगर बात करें तो ये है मैदान। मैदान को राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो अपन ने ये दोस्तों समझा कि भी राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। अगर शॉर्टकट बात करें तो राजस्थान का निर्माण जीटी से हुआ। जीटी का मतलब, जी का मतलब गोंडवानालैंड और टी का मतलब टेथिस सागर। गोंडवानालैंड से राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश बने, एक तो अरावली राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश और दूसरा है हाड़ौती। और उसके बाद में टेथिस सागर, और टेथिस सागर से राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है। एक का नाम है मरुस्थल और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? मैदान। मैदान राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश है, और जो अरावली है ये राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। उसके बाद में दोस्तों अपन ये समझेंगे कि राजस्थान के ये जो भौतिक प्रदेश है, ये भौतिक प्रदेश कहीं न कहीं भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित है या नहीं है, ये भी जानेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सामान्य स्थिति। तो अपन ये समझेंगे कि भी राजस्थान के जो चार भौतिक प्रदेश है ये अपन ने पढ़े अभी, और इन चार भौतिक प्रदेशों का भारत के भौतिक प्रदेश है उनसे कहीं न कहीं संबंध है या नहीं है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश पढ़े अपन ने दोस्तों? चार। एक एक करके नाम लिखते हैं। राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश का नाम अरावली, जो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। और दूसरे भौतिक प्रदेश का नाम हाड़ौती। तीसरे भौतिक प्रदेश का नाम मरुस्थल। उसके बाद में अपन विस्तार से चर्चा कर देंगे इन चारों भौतिक प्रदेशों के बारे में, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, राजस्थान के निर्माण में किन किन भौतिक प्रदेशों का योगदान है, ये सब चर्चा अपन ने आज करी।
हाँ, तो मैदान जो है राजस्थान के नवीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश मैदान और राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें, अरावली और जो हड़ौती का मैदान है, हड़ौती का पठार है, ये तो है प्रायद्वीपीय पठार के बाद भारत का भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार उसके ये भाग माने जाते हैं। कौन कौन? अरावली और हड़ौती। दूसरा जो है मरुस्थल और मैदान, ये दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश से उत्तर विशाल मैदान, उत्तर विशाल मैदान जिसके भाग माने जाते हैं। कौन कौन? एक तो मरुस्थल और दूसरा मैदान। राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश मरुस्थल और मैदान भारत के भौतिक प्रदेश उत्तर विशाल मैदान के भाग माने जाते हैं और अरावली और हड़ौती प्रायद्वीपीय पठार के भाग माने जाते हैं। तो अपन ने ये भारत के संदर्भ में चर्चा कर ली कि भाई राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित किस प्रकार से है और कौन-कौन से भौतिक प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित है। ये बात करने के बाद अपन दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे राजस्थान की सामान्य स्थिति। राजस्थान की सामान्य स्थिति को भी अपन अलग-अलग टुकड़ों में पढ़ने की प्रयास करेंगे। पढ़ेंगे कि भी राजस्थान की सामान्य स्थिति को धीरे जानेंगे। राजस्थान की सामान्य स्थिति में भी ये पढ़ेंगे स्थिति एवं विस्तार अलग-अलग दोनों। मेरा ये मानना है कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद में अपन अभी आगे बढ़ेंगे राजस्थान की सामान्य स्थिति। और स्थिति में भी अपन इनको दो तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे स्थिति और दूसरा पढ़ेंगे विस्तार। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले अपन दोस्तों ये जानेंगे स्थिति राजस्थान की क्या है और उसके बाद में स्थिति को अच्छे से समझने के बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार क्या है। तो स्थिति में अपन दो चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक तो अक्षांशीय स्थिति और दूसरा पढ़ेंगे देशांतरीय स्थिति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एक तो अक्षांशीय स्थिति और दूसरा देशांतर को लेकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को पढ़ने से पहले अपन ये समझने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा विश्व स्तर पे जाके समझने का प्रयास करेंगे अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है और जो विश्व स्तर पे राजस्थान की क्या स्थिति है। उसके बाद में धीरे धीरे अपन ये समझने का प्रयास करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो आइए दोस्तों अपन समझते हैं एक चार्ट के द्वारा। किससे पढ़ते हैं? चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसको अपन दोस्तों मान लेते हैं पृथ्वी। क्या मानते हैं दोस्तों? पृथ्वी। और उसके बाद में पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन का नाम है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। क्या नाम है दोस्तों? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, या इसको एक और नाम से जाना जाता है विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। क्या क्या नाम है? 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके बाद में एक और ऊपर लाइन जिसका नाम कर्क रेखा। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? कर्क रेखा। और उसके बाद में भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक और रेखा जिसका नाम क्या है? मकर रेखा। क्या नाम है दोस्तों? मकर रेखा। तो अपन ये समझेंगे कि भूमध्य रेखा को समझा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और उसके उत्तर में कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो रेखा स्थित है इस रेखा का नाम क्या है दोस्तों? मकर रेखा। अपन ये समझेंगे कि अक्षांश क्या होता है। तो विश्व स्तर पे अपन ने ये समझेंगे कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा जिसको क्या माना जाता है दोस्तों? अक्षांश। क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्षांश। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। और 0 डिग्री के समानांतर खींची जाने वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइनें या जिसको 0 डिग्री के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। और ये समझने के बाद अपन ये समझेंगे
कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान किन गोलार्ध में स्थित है। तो ये संपूर्ण पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा का जो उत्तरी भाग है उसको तो बोलते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण का जो पार्ट है उसको बोलते हैं दोस्तों दक्षिण गोलार्ध। अब राजस्थान की स्थिति की अगर बात करें तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से तो किस दिशा में स्थित है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से किस दिशा में स्थित है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय दृष्टि से अगर अपन बात करें तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में। ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एक लाइन में अगर अपन बात करें कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है, तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान है भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो अपन ने दोस्तों ये समझने का प्रयास किया कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, और अब अपन ने ये समझा कि राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व स्तर पे समझने का प्रयास किया। ये अपन ने संपूर्ण पृथ्वी माना और इसके बीचों बीच एक रेखा खींची जिसको माना भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा। उसके उत्तर में भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और उसके दक्षिण में मकर रेखा। और उसके बाद में अपन ने ये समझा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती है जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। और देशांतर रेखा की संदर्भ में बात करें तो 0 डिग्री के समानांतर लॉन्गिट्यूडनल जो रेखाएं होती है इसको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो उसके बाद में अपन ने ये भी समझा कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एक लाइन में अगर अपन बात करें राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और उसके बाद में अपन ने ये भी समझने का प्रयास किया राजस्थान भारत के किस संदर्भ में दिशा में स्थित है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसको समझने के बाद अपन ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। आइए दोस्तों अपन समझते हैं। और मेरा ये मानना है या मैं आप अभी उम्मीद करता हूँगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, और राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में अभी अपन बात कर रहे हैं। और मैं ये मानूंगा कि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी अपन आगे पढ़ेंगे स्थिति में ही राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार थोड़ा सा मैप बना के समझने का प्रयास करते हैं। ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, उत्तर, ये दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, और इसको मानते हैं पूर्वी भाग। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को समझते हैं। राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है।
ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति ये है दोस्तों, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। और उसके बाद में अपन ये समझेंगे कि जो 23 डिग्री 3 अक्षांश है ये राजस्थान के किस जिले से शुरू होता है, और जो 30 डिग्री 12 मिनट है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो 23 डिग्री 3 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से, और 30 डिग्री 12 जो है अक्षांश है ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले तक विस्तृत है। तो राजस्थान की 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश जो बांसवाड़ा जिले शुरू होता है और 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश श्री गंगानगर तक चलता है। तो ये तो अपन ने समझा कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है कहां से शुरू होती है और क्या है, किन किन जिलों तक है। तो बांसवाड़ा से शुरू होके श्री गंगानगर तक 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। और राजस्थान की स्थिति की अगर शॉर्ट बात की जाए तो राजस्थान 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांश के मध्य स्थित है। और जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा जिले से राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति शुरू होती है और श्री गंगानगर तक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। इसको समझने के बाद आगे देशांतरीय स्थिति को भी समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार ये भी मैप से समझने का प्रयास करते हैं। इसको मान लेते हैं पश्चिमी दिशा, इसको मान लेते हैं पूर्वी दिशा, इसको मान लेते हैं उत्तर दिशा और इसको मानते हैं दक्षिण दिशा। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ बात करें, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। तो और अगर जिलों की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट राजस्थान के जैसलमेर जिले से शुरू होता है। राजस्थान के किस जिले से शुरू होता है दोस्तों? जैसलमेर से। और जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है राजस्थान के धौलपुर जिले तक विस्तृत है। राजस्थान के किस जिले तक विस्तृत है दोस्तों? धौलपुर तक। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है, तो ये अगर एक शॉर्ट तरीके से बात की जाए तो ये 8 डिग्री 47 मिनट तक विस्तृत है। और अभी देशांतरीय स्थिति के बारे में भी अपन ने बात करी, तो देशांतरीय स्थिति वो शॉर्ट तरीके से बात करें तो 7 डिग्री 9 मिनट तक और अक्षांशीय स्थिति है, और 8 डिग्री 47 मिनट है। ये क्या है दोस्तों? देशांतरीय स्थिति। उसके बाद में अपन समझेंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। राजस्थान की
बाकी आगे अपन बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सामान्य परिचय होना जरूरी है और इस सामान्य परिचय के तहत ही हम समझने का प्रयास करेंगे और जो जितना पढ़ा उसको रिकैप करने का भी प्रयास करेंगे। राजस्थान की स्थिति, ये हेडिंग वापस लिख देते हैं, राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान का विस्तार। एक बार मैप बना लेते हैं वापस। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा। इसमें दोस्तों एक साथ ही अपन समझेंगे राजस्थान अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है दोस्तों? उत्तर पश्चिम में। और उसके बाद में ये समझेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। और देशांतरीय स्थिति को भी लिख लेते हैं, 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और 23 डिग्री 3 से लेके 30 डिग्री 12 के मध्य राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। इसको अपन ने अच्छे से समझा। और जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये जैसलमेर जिले से शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट है, ये राजस्थान के धौलपुर जिले तक विस्तृत है। ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से तक विस्तृत। और उसके बाद में अपन ये समझेंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अगर बात करें तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और राजस्थान की जो पूर्व के पश्चिम से लंबाई है ये 869 किलोमीटर है। अगर दोनों के अंतर की बात करें तो 869 माइनस 826 किलोमीटर, तो इस अंतर की बात करें तो ये अंतर है 43 किलोमीटर का। कितना है अंतर दोस्तों? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के मध्य अंतर की बात करें तो ये अंतर है 43 किलोमीटर का। कितना अंतर है दोस्तों? 43 किलोमीटर का। तो आपसे ये भी प्रश्न किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के मध्य कितना अंतर है, तो आप दोस्तों फटाक से बताओगे 43 किलोमीटर का अंतर है। और इसमें भी अगर बात करें तो राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है या पश्चिम से पूर्व की लंबाई है ये ज्यादा है किसकी तुलना में? उत्तर से दक्षिण की लंबाई की तुलना में ज्यादा है और वो है कितनी? 43 किलोमीटर। और उसके बाद में अपन थोड़ा सा रिकैप करने का प्रयास करेंगे कि अपन ने ये समझा कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ और राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में अपन ने जर्मनी के विद्वान अल्फ्रेड वेगनर का विचार समझा। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह माना गया कि पृथ्वी एक गोला थी और उसके बाद में समय के साथ पृथ्वी का डिवाइडेशन होता है और पृथ्वी का डिवाइडेशन होकर पृथ्वी दो भागों में बंटती है और एक भाग का नाम उनके द्वारा दिया जाता है पेंजिया और दूसरे भाग का नाम अगर बात करें तो दूसरे भाग का नाम पैंथालासा दिया जाता है। पेंजिया को वर्तमान संदर्भ में महाद्वीप कहा जाता है और पैंथालासा को वर्तमान संदर्भ में महासागर के नाम से जाना जाता है।
पेंजिया है या महाद्वीप है, ये संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थित है। और पैंथालासा या महासागर की बात करें तो ये संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अपन ने ये समझा कि पेंजिया का भी विभाजन होता है। पेंजिया का विभाजन दो भागों में होता है। उत्तरी भाग इसको अंगारालैंड कहा जाता है और उसके बाद में जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवानालैंड के नाम से जाना जाता है। और इसका भी आगे के बीच में एक भूसन्नति का निर्माण होता है और इस भूसन्नति का नाम क्या दिया जाता है, तैतीस सागर। और उसके बाद में राजस्थान के निर्माण में इनका क्या क्या योगदान रहा, तो राजस्थान के निर्माण में दो जो स्थलाकृति है उनका मुख्य रूप से योगदान रहता है। एक का नाम गोंडवानालैंड और दूसरा तैतीस सागर। और गोंडवानालैंड से भी राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है। एक भौतिक प्रदेश अरावली जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है और दूसरा हाड़ौती। और उसके बाद में 33 सागर से राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है। एक का नाम मरुस्थल और दूसरे का नाम मैदान। मैदान है जो राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश कहलाता है। और उसके बाद में अपन ने ये समझा कि राजस्थान की सामान्य स्थिति क्या है और उसमें भी अपन एक लाइन पढ़ी, राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार। और स्थिति में भी अपन ने ये समझा कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। और इसको समझने के लिए अपन ने विश्व स्तर पे जाने का प्रयास किया। विश्व स्तर पे क्या स्थिति है या फिर अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये भी समझने का प्रयास किया। और इसको समझने के लिए अपन ने एक काल्पनिक रूप से ये माना कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है और उस लाइन को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा नाम दिया। और उसके बाद में अपन ने ये समझा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में खट जो उसके समानांतर रेखाएं खींची जाती है उसको तो बोला जाता है अक्षांश रेखा। और इसके बीचों बीच, भूमध्य रेखा के बीचों बीच, या अपन ये कहते हैं कि 0 डिग्री के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है। और ये रेखाएं कैसी होती है, खड़ी रेखाएं। और इन रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों, लैटिट्यूड। और देशांतर को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। अक्षांश देशांतर विश्व स्तर पे समझने के बाद अपन ने ये समझा कि भी राजस्थान की स्थिति क्या है अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक लाइन में बात करी, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और राजस्थान भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसको समझने के बाद अपन ने ये समझा कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति अपन ने ये समझी 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश राजस्थान के श्री गंगानगर जिले तक विस्तृत है। ये भी समझने के बाद अपन ने ये समझा कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात करें, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति ये थी 69 डिग्री 30 मिनट राजस्थान के जैसलमेर जिले से शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान के धौलपुर जिले तक विस्तृत है। इसको अपन ने अच्छे से समझा। और उसके बाद में अपन ने ये समझा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। इसको समझा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो ये थी 869 किलोमीटर। उसके बाद में अपन ने ये समझा कि भी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के मध्य अंतर कितना था, तो अंतर को भी समझा। अंतर था 43 किलोमीटर का। और अपन ने ये भी समझा कि राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई से ज्यादा है, तो वो कितनी है, 43 किलोमीटर। ये समझने के बाद अपन थोड़ा सा और वापस एक और चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये अपन लंबाई के संदर्भ में बात करेंगे। और ये जो 869 किलोमीटर जो लंबाई है ये शुरू होती है जैसलमेर के
कटरा गांव से। किस गांव से शुरू होती है दोस्तों? जैसलमेर के कटरा गांव से। और उसके बाद में पूर्व में बात करें तो ये धौलपुर के सीलाना गांव तक विस्तृत है। कौन से गांव तक विस्तृत है? सीलाना गांव। और ये है राजाखेड़ा तहसील में। किस तहसील में स्थित है? राजाखेड़ा तहसील में। और जो कटरा गांव है ये जैसलमेर जिले की सम तहसील में स्थित है। और राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये 826 किलोमीटर है। और ये गंगानगर के कोणा गांव शुरू होकर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तक विस्तृत है। ये थोड़ा समझना जरूरी था, इसको अपन ने समझा। और इसको समझने के बाद अपन ये समझेंगे कि राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की सामान्य स्थिति को दो टुकड़ों में तोड़कर पढ़ा। एक स्थिति के बारे में पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ने के बाद अपन ये समझेंगे राजस्थान का विस्तार। और राजस्थान के विस्तार को भी अपन अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का विस्तार, राजस्थान के विस्तार को 3 टुकड़ों में तोड़ के पढ़ने का प्रयास करेंगे। कितने टुकड़ों में पढ़ेंगे दोस्तों? 3। राजस्थान का विस्तार। और विस्तार को भी कितने टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे दोस्तों? 3। राजस्थान का सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्षेत्रफल। उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा। सीमा के बाद पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की आकृति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान की आकृति। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है ये बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी। कितना है दोस्तों? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर मील के संदर्भ में बात करें तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 1,32,139 वर्ग मील। कितना है दोस्तों? 1,32,139 वर्ग मील, ये तो मील में। और किलोमीटर में बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को समझने के बाद आगे ये समझेंगे राजस्थान की भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, या ये बात करें राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम है या भारत का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% और राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल अगर बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और मील के संदर्भ में बात की जाए तो ये है 1,32,139 वर्ग मील। इसको समझने के बाद अपन ये समझेंगे कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना नवंबर 2000 में। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। और उसके बाद से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसको दोस्तों अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना दोस्तों 1 नवंबर 2000 से। कब से बना दोस्तों? 1 नवंबर 2000 से।
और उस दिन क्या हुआ, उस दिन मध्य प्रदेश राज्य का डिवाइडेशन होता है और मध्य प्रदेश राज्य से टूटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है। उसी दिन से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.11% भाग पर राजस्थान स्थित है। और थोड़ा सा आगे और समझने का प्रयास करेंगे, वो ये समझेंगे कि राजस्थान की स्थिति विश्व स्तर पे क्या है। तो राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल के 0.025% पर स्थित है। राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल की बात करें या विश्व स्तर पे बात करें तो राजस्थान की स्थिति है 0.025%। और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है दोस्तों, 2.42% विश्व के क्षेत्रफल में भारत की स्थिति है। और राजस्थान की स्थिति की बात अभी अपन ने कर भी ली और ये है 0.25। उसके बाद में आगे क्षेत्रफल की संपूर्ण चर्चा अपन ने अच्छे से कर ली। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये समझ लिया। उसके बाद में अपन ने ये समझा भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये भी समझ लिया। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। और उसके बाद इसको समझने के बाद ये समझा कि विश्व स्तर पे राजस्थान का कितना योगदान है और भारत का कितना है, ये भी समझ लिया। और इसको समझने के बाद अपन दोस्तों ये समझेंगे सीमा के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सीमा। सीमा, राजस्थान की सीमा, और इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम दिया देंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्या देंगे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दूसरे का नाम देंगे दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा। क्या देंगे दोस्तों, अंतरराज्यीय सीमा। एक का नाम अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरा के नाम अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 4850 किलोमीटर। और संपूर्ण सीमा की बात की जाए तो ये कितनी है दोस्तों, 5920 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 5920 किलोमीटर। और इसमें 1070 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। और 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है। और अंतरराज्यीय सीमाओं में भी अलग अलग राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं, वो अपन धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। अभी अपन ये समझेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी ये समझेंगे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है और कहां तक ये विस्तृत है। ये समझ लिया 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा। और किसके साथ लगती है ये भी समझ लिया, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद में अपन ये समझेंगे कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है और कहां तक विस्तृत है। श्री गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक विस्तृत है। और राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है वो श्री गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक विस्तृत है। और ये कितनी है, 1070 किलोमीटर। और इसमें भी अलग अलग जिले, एक जिले श्री गंगानगर
और दूसरा जिला बीकानेर और तीसरा जिला जैसलमेर और चौथा जिला बाड़मेर। श्री गंगानगर जिले से शुरू होकर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक, यानी राजस्थान के 4 जिलों के साथ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? जैसलमेर के साथ। और उसके बाद में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? बीकानेर के साथ। और जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर और बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर और श्री गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर सीमा लगती है। और इस सीमा का नाम अगर बात करें तो इस सीमा का नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ। क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। और इसका नाम रेड क्लिफ इसलिए रखा, एक अंग्रेज जनरल होते हैं रेड क्लिफ, उसी के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ रखा जाता है। और इसका निर्माण 17 अगस्त 1947 को हुआ। भारत के विभाजन के बाद इस रेखा का निर्माण कर दिया गया, रेड क्लिफ रेखा का। कब? 17 अगस्त 1947 को। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ राजस्थान की लगती है। राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और इसमें श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। इसको समझने के बाद कल अपन दोस्तों समझेंगे आगे के जो आकृति है राजस्थान की उसके बारे में, और उसके बाद में इस संपूर्ण टॉपिक को एक बार रिवाइज भी करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और मुझे ये उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल खोल कर आपको समझाने का प्रयास किया और इस टॉपिक में भी आगे और डीप में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा और एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप तमाम साथियों को ये जो अपनी क्लास है इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे और शेयर करेंगे। आने वाले दिनों में अपन और भी खूब सारी सीरीज आपके साथ लेकर आएंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट, आप सभी साथी तैयारीपुर का जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास किए। धन्यवाद दोस्तों।